नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पुष्पोम एजुकेशन में। दोस्तों, पिछली कक्षा में हम लोग विराम चिन्ह के बारे में पढ़ रहे थे, जो अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि जब हम कोई लेख लिखते हैं तो हमें इन चिन्हों का ध्यान देना रहता है कि कब कौन चिन्ह का प्रयोग किया जाए। तो जो पिछले कक्षा में हम लोग पढ़े थे तो उसमें कुछ ही चिन्ह का प्रयोग मैंने बताया था। जो बाकी बचा है उसे हम आज की कक्षा में देखेंगे। तो जो कल 5 बताया गया था, आज छठा आता है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह किसे कहते हैं, आज हम इसके बारे में जानेंगे। इसकी परिभाषा है योजक या विभाजक। इसे विभाजक के नाम से भी जानते हैं। योजक या विभाजक का प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है। कह रहा है कि योजक या विभाजक का प्रयोग दो शब्दों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। यहाँ पे एक शर्त भी रख रहा है, परंतु उन शब्दों के बीच संधि नहीं होनी चाहिए। कह रहा है कि योजक या विभाजक का प्रयोग दो शब्दों को आपस में जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, परंतु वहाँ पे एक शर्त रख रहा है कि उन दोनों के बीच संधि नहीं होनी चाहिए। उदाहरणार्थ हम देख सकते हैं माता पिता। यहाँ पे आप देखेंगे कि योजक चिन्ह का जो चिन्ह है, इन माता और पिता इन दोनों के बीच में लगा हुआ है और ये दोनों शब्द आपस में दोनों शब्दों को आपस में जोड़ने का कार्य कर रहा है। यहाँ पे है वनगमन, फिर अगला है तुमसा। जब ऐसे शब्द आए और इनके बीच विभाजक चिन्ह लगा रहा है, जब ऐसे शब्द आते हैं जो एक शब्द दूसरे शब्द को जोड़ने का कार्य करते हैं, तो उन दोनों के बीच विभाजक चिन्ह का या फिर योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। आप देख सकते हैं योजक या विभाजक का प्रयोग दो शब्दों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। उदाहरण में आप देखेंगे माता पिता, इन दोनों के बीच योजक या विभाजक चिन्ह लगा है। वही परिभाषा कर रहा है कि योजक या विभाजक का प्रयोग दो शब्दों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। फिर अगला आता है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह दोनों एक ही समान होता है, लेकिन उसमें डिफरेंस है। योजक चिन्ह जो होता है वो छोटा होता है और जो निर्देशक चिन्ह होता है वो बड़ा होता है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, मैंने लिखा है। अब इसका हम परिभाषा देखेंगे कि उदाहरण की ओर संकेत करने वाला। कह रहा है निर्देशक चिन्ह का परिभाषा कि उदाहरण की ओर संकेत करने वाला अथवा निर्देश वाक्य के बाद प्रयुक्त होने वाला। उदाहरण की ओर संकेत करने वाला अथवा निर्देश वाक्य के बाद प्रयुक्त होने वाला चिन्ह निर्देशक चिन्ह कहलाता है। कह रहा है कि उदाहरण की ओर प्रयुक्त होने वाला, जब हम कोई परिभाषा बता के उदाहरण देते हैं तो हमेशा हम उदाहरण ऐसे लिख के एक निर्देशक चिन्ह देते हैं कि उदाहरण में क्या क्या है। वही कह रहा है कि उदाहरण की ओर संकेत करने वाला, जब हम ऐसे करेंगे तो ये उदाहरण की ओर ही संकेत करेगा। उदाहरण की ओर संकेत करने वाला अथवा निर्देश वाक्य के बाद प्रयुक्त होने वाला चिन्ह निर्देशक चिन्ह कहलाता है। अब जैसे यहाँ पे दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे के बाद मैंने निर्देशक चिन्ह दिया है कि उदाहरण के बाद का वाक्य क्या है। तो यहाँ पे लिखा है स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसी का निर्देश है। यह लोकमान्य तिलक का निर्देश है। लोकमान्य तिलक ने इस वाक्य को कहा है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो जब उदाहरण की ओर संकेत करने वाला अथवा निर्देश वाक्य के बाद प्रयुक्त होने वाले चिन्ह को निर्देशक चिन्ह कहते हैं। यह चिन्ह किसी वाक्य की ओर निर्देश करता है या फिर उदाहरण की ओर निर्देश करता है या फिर किसी का स्टेटमेंट हो उसकी ओर निर्देश करता है। इसी को हम निर्देशक चिन्ह कहते हैं। और इसका प्रयोग जब हम किसी के स्टेटमेंट को या फिर किसी के कथन को निर्देशित करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर अगला आता है उद्धरण चिन्ह। हम उद्धरण चिन्ह को देखेंगे
जिसे इंग्लिश में हम लोग इन्वर्टेड कामा कहते हैं। उद्धरण चिन्ह कह रहा है कि जब किसी अन्य की उक्ति को बिना किसी परिवर्तन के, कह रहा है जब किसी की उक्ति को बिना किसी परिवर्तन के ज्यों का त्यों रखा जाता है, जब किसी की उक्ति को बिना परिवर्तन के ज्यों का त्यों रखा जाता है तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके पूर्व अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है। कह रहा है कि जब किसी की उक्ति का प्रयोग ज्यों का त्यों किया जाता है तब इस चिन्ह का प्रयोग होता है और इसके पहले कामा अर्थात अल्प विराम अवश्य लगता है। अब यहाँ हम देखेंगे कि तुलसी ने कहा, इसके पूर्व यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कामा लगा है, अल्प विराम लगा है, फिर उद्धरण चिन्ह परहित सरिस धर्म नहीं भाई। यह तुलसीदास की उक्ति है। तुलसीदास ने इस लाइन को कहा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। यही कह रहा है कि जब किसी अन्य की उक्ति, अर्थात यह तुलसीदास की यह उक्ति है, इसके लिए हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं और इसके पूर्व कामा अवश्य लगता है। तो जब हम किसी की उक्ति को अंकित करते हैं तो वहाँ पे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। देखेंगे अगला कोष्ठक। इसका प्रयोग कैसे होता है। कोष्ठक का प्रयोग निम्नलिखित 3 रूपों में किया जाता है। निम्नलिखित 3 रूपों में किया जा सकता है। पहला है समानार्थी शब्दों को स्पष्ट करने के लिए। समानार्थी शब्दों को स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग हम करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है वह दूर का सोचने वाला है। दूर का सोचने वाला है अर्थात दूरदर्शी है। दूर का सोचने वाले को हम दूरदर्शी कहते हैं, जो दूर तक सोचता हो। तो यहाँ पे यह कोष्ठक में दिया, इसे हम कोष्ठक में करके लिख सकते हैं कि दूरदर्शी अर्थात वह दूर तक सोचने वाला को ही हम दूरदर्शी कहते हैं। फिर अगला जो आता है इसका दूसरा, यह क्रम सूचक अंकों अथवा अक्षरों के साथ कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। जब हम क्रम सूचक अंकों अथवा अक्षर के साथ जब कुछ इंगित करते हैं, जैसे आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे अक्षर है और यहाँ भी देखेंगे आप रोमन अंक में और यहाँ पे है अक्षर, जैसे इन सब चीज़ों के लिए हम कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। इन सब चीज़ वही कह रहा है कि क्रम सूचक अंकों अथवा अक्षरों के साथ हम कोष्ठक का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे हम अंकों का प्रयोग कोष्ठक के साथ किया जाता है और यहाँ पे अक्षर है। जब हम किसी चीज़ को दर्शाते हैं या फिर कुछ इंगित करते हैं तो उसे हम क्रम बताने के लिए ऐसे या फिर ऐसे करके हम उसे दर्शाते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए भी कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला आता है वाक्य के भीतर। ये तीसरा पॉइंट है इसमें। वाक्य के भीतर आए किसी शब्द को स्पष्ट करने के लिए। वाक्य के भीतर आए किसी शब्द को स्पष्ट करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई वाक्य हो, उसके भीतर आए शब्दों को भी हम स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर उसे बताने के लिए, जैसे एक ही शब्द के 2 अर्थ निकलते हैं तो उस शब्द को लिख के हम उसे अलग से कोष्ठक में उसको भी लिख सकते हैं ताकि पता चल जाए। जैसे यहाँ पे लिखा गया है वह दूर का सोचने वाला है, तो इसे अलग से कोष्ठक में दूरदर्शी लिख दिया गया है कि वह दूर का सोचने वाला है। ये रहा कोष्ठक। अब अगला आता है अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ होता है ये हम देखेंगे। अपूर्ण विराम का चिन्ह ये होता है, यह चिन्ह अपूर्ण विराम के नाम से जाना जाता है। इसका प्रयोग कहाँ होता है। उदाहरण या निम्नांकित का संकेत करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, या फिर इसका प्रयोग हम नाटक में भी करते हैं। उदाहरण या निम्नांकित का संकेत करने के लिए, जैसे हम कुछ उदाहरण लिखते हैं, जब हम कोई उदाहरण देते हैं तो फिर हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, या फिर निम्नांकित के लिए
चिन्ह का प्रयोग करते हैं और नाटक में भी इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे कोई पात्र किसी को संबोधित करता है या फिर अपना वाक्य कहता है, जैसे यहाँ पे लिखा है गौरव, इसके बाद यह अपूर्ण विराम का चिन्ह दिया गया है, अर्थात गौरव कह रहा है कि मेरा जीवन देश के काम आए वही अच्छा है। तो जब नाटक में आप देखेंगे कि नाटक में कई अंक होते हैं, तो जो पात्र अपने वक्तव्य को या अपनी बात को कहते हैं तो उनके नाम के आगे अपूर्ण विराम का चिन्ह अवश्य लगा होता है। तो अपूर्ण विराम का चिन्ह उदाहरण या फिर निम्नांकित का संकेत करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, ये तो रही विराम चिन्ह से संबंधित कुछ जानकारी। फिर हम अगली कक्षा में अगले टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखेंगे और अपने मित्रों और दोस्तों को शेयर करेंगे, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करेंगे। धन्यवाद।